जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम बेसिक का मतलब दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि स्टेट क्या होती है, यानी कि राज्य क्या होती हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल बेसिक से मतलब बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, लोकतंत्र हो गया, इसकी डिफिनीशन क्या है, क्यों लोकतंत्र ज़रूरी है, लोकतंत्र होता क्या है, सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है, शासन प्रणाली क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सबको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक्स जो काफ़ी फेवरेट चैप्टर्स हैं, है ना, उनको डिस्कस करेंगे, उन पर अपनी अच्छी समझ बनाएँगे और फिर पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो आज बिल्कुल ये पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम आज देखेंगे वो है कि सरकार क्या होती है? सरकार होती क्या है ना, गवर्नमेंट क्या होती है? फिर हम उसके बाद जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी? फिर हम समझेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं? क्यों लोकतंत्र ही ज़रूरी है? लोकतंत्र की ऐसी क्या ख़ासियत है ना? फिर हम जानेंगे लोकतंत्र आवश्यक क्यों है? और हम ये भी समझेंगे कि लोकतंत्र बेहतर क्यों है? मतलब और भी बाकी बहुत सारी शासन व्यवस्थाएँ हैं ना, तो लोकतंत्र ही अच्छा क्यों है? ये सब समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मतलब बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है। हम ये तो समझ लेना चाहिए हमें कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हम इस लेक्चर में क्या समझेंगे, कहाँ तक समझेंगे ना। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से बिल्कुल, यानी कि सरकार यानी गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट समझेंगे। फिर समझेंगे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शासन व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, होती क्या है, सबसे बेसिक ना। फिर समझेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है क्या, क्यों है ना, ये सब समझेंगे। उसकी विशेषताएँ समझेंगे, उसका महत्व समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है। देखो, हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? हर इंसान अपने हिसाब से काम करना चाहता है। सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ। पर आप सोच कर देखो, अगर हम सब अब बिना नियमों के, बिना किसी कानून के बस यूँ ही रहने लगे, तो हमारे बीच कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कितना संघर्ष होगा, है ना? तो इन्हीं को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूरी होती है, जिससे हम सब मिलकर साथ में चल सकें, साथ में आगे बढ़ सकें, है ना? उसी तरह जैसे हमारे यहाँ जैसे हम सब रहते हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि आप किसी सड़क पर चल रहे हो ना, सड़क पर चल रहे हो, वो सड़क पर ट्रैफ़िक सिग्नल्स ही ना हो और वहाँ पर मतलब ट्रैफ़िक पुलिस भी ना हो। आपने अच्छा किया या बुरा किया, पुलिस आपको ले गई पकड़ कर या फिर जैसा भी है ना? और अदालत ही ना, मतलब कोई भी चीज़, कोई व्यवस्था ही ना, तो आप कैसे रहेंगे ना? कितना मुश्किल हो जाएगा रहना। इन्हीं सब मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उसी को हम सरकार कहते हैं। सरकार एक ऐसी संस्था है या फिर एक ऐसी व्यवस्था कह लीजिए, जिसका काम क्या होता है कि वो अपने मतलब राज्य को गवर्न करती है, चलाती है ना? कैसे चलाती है? कानूनों को बनाकर। कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर सरकार काम करती है ना? तो हम जानेंगे सरकार क्या होती है। सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी भी देश या राज्य का प्रशासन चलाती है तथा कानून बनाकर उन्हें लागू करती है। सरकार के प्रमुख कार्य क्या हो जाएँगे? एक तो कानून बनाना, फिर उन्हीं कानूनों को लागू कराना, किस लिए? नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, है ना? न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जन कल्याण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? इन सब के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये तो जान लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम ये जानते हैं कि मतलब गवर्नमेंट काम कैसे करती है। उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शासन व्यवस्था क्या होती है। देखो, सुनने में दोनों सेम-सेम लगते हैं। कई बार लोगों को डाउट भी होता है कि सरकार और शासन व्यवस्था ये सब सेम-सेम ही है ना, लेकिन इनके बीच में डिफ़रेंस होता है। होता क्या है कि सरकार एक जैसे गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो कानून बनाएगी, ये एक ऐसे का सरकार किसी देश को चलाती है ना? लेकिन सरकार कैसे चलेगी, ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर। तो हम देखेंगे कि शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश में सरकार का गठन, संचालन और नियंत्रण किया जाता है। यानी कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये सब कहाँ मतलब कहाँ इसका वर्णन मिलता है? तो शासन व्यवस्था में ये सब कुछ हमें मिलता है ना। शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्वों की बात करें तो सरकार का गठन कैसे होगा, ये कौन बताएगा? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। शासन की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। निर्णय कौन लेगा, जनता की भूमिका क्या होगी, ये सब हमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से पता चलता है। चूँकि हमने अपने यहाँ लोकतंत्र देखा है ना? तो हमें लगता है कि बस यही व्यवस्था, इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ होती हैं
और भी कई तरीके की शासन व्यवस्थाएँ होती हैं, है ना? तो अब अभी हम लोग समझते हैं कि सरकार क्या है, कि सरकार देश चलाती है ना, लेकिन सरकार सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, शासन व्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जो ये तय करती है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी। और एक बात ये भी है कि जो सरकार रहती है ये बदलती रहती है ना, जबकि शासन व्यवस्था एक लंबे समय तक चलती है। जैसे कि आप देख लो 2014, 2019, 2024 में चुनाव हुए, सरकारें बहुत जगह बदली, कई जगह नई बनी, कई जगह पुरानी रही, है ना? लेकिन सरकारों के बदलने से वहाँ की शासन व्यवस्था तो नहीं बदल गई। शासन व्यवस्था तो ऑलमोस्ट सेम रहती है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो शासन व्यवस्था है वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि सरकार कैसे बनती है ना। देखो, दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश में अपना सबकी अपनी-अपनी शासन व्यवस्था है, सब अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। कुछ जगहों पर जो सरकार है, जो शासन चलाती है सरकार, है ना? वो या तो राजा हो सकते हैं, है ना? मतलब राजशाही हो सकती है कई जगह पर। कई जगह पर सैन्य शासन चलता है, कई जगह पर तानाशाही चलती है और कई जगह पर लोकतंत्र होता है। तो हम बेसिक डिफ़रेंस समझेंगे कि अगर राजतंत्र है कहीं पर म यानी कि मोनार्की है ना? तो वहाँ क्या होगा कि जो जो शासन की मतलब जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वो जो राज परिवार है उन्हीं के लोगों के पास होगी। यानी कि वहाँ ये सिस्टम नहीं होता कि जनता, जैसे जनता को कोई भी समस्या है ना, जैसे अपने यहाँ होता है कि जनता को अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो सरकार को बदल देती है ना? वो व्यवस्थाएँ चेंज हो जाती हैं, लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं होता है, वहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा बनने के लिए आपको राज परिवार का होना ज़रूरी है ना? वैसे ही सैन्य शासन में क्या होता है कि सैन्य शासन में भी यहाँ भी कई तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है, आजकल डायरेक्ट का सिस्टम तो नहीं रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट सैन्य शासन चलता है। जैसे कि आप म्यांमार को देख लो, पाकिस्तान इसके एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। इनमें होता क्या है कि जो लास्ट मतलब जो अंतिम शक्ति होती है निर्णय लेने की, है ना? वो सैन्य अधिकारियों के पास होती है और चूँकि सैन्य अधिकारी जनता के प्रति सीधे जवाबदेह तो होते नहीं है ना, तो उनका भी जनता और सरकार के बीच में मतलब कोई ख़ास तालमेल नहीं बैठ पाता। इनके यहाँ चुनाव होते हैं, सब कुछ होगा, देखने में लगेगा भी कि लोकतंत्र है, बट नहीं है। अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, कैसे पहचानते हैं कि लोकतंत्र है या नहीं है, तो वहाँ हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तानाशाही आपको पता ही है कि एक ही इंसान है, वही जो कहेगा वही होगा, वो जो नियम बनाएगा, वो जो भी कहेगा, पूरे देश को वही मानना होता है, आप उसमें चूँ-चपड़ नहीं कर सकते, है ना? उसी तरह फिर लोकतंत्र सबसे लास्ट में आती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें बाकी जो और जो जितने भी शासन चलाने के तरीके हैं, उनसे ये बेटर है। अच्छा, हम लोग कई बार ये भी सोच लेते हैं कि लोकतंत्र हम है आ गया मतलब कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब है बेसिक चीज़ें सबको प्रोवाइड करना ना। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है तो सबको है। ऐसा नहीं कि केवल राजा ही बोलेगा, जनता केवल सुनती रहेगी, है ना? ऐसा नहीं है। जो जो अगर प्रधानमंत्री को बोलने की स्वतंत्रता है, तो आम जो जनता है वो भी बोल सकती है। तो लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि प्रतिनिधि जनता चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, है ना? तो सरकार पर एक दबाव होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, इसीलिए लोकतंत्र थोड़ा अच्छा भी माना जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर देखो सिंपल सी बात, अगर आप यही कल्पना कर लो कि कोई भी आपके पास एक ऐसा इंसान है ना, उसने जैसे अपने देश की कल्पना करो, किसी और की क्यों? सोचो कि अपने देश में चुनाव बंद कर दिए जाएँ, है ना? कोई एक आदमी जो मतलब खुद को डिक्लेयर कर दे कि आज से वही पूरा सिस्टम देखेगा, है ना? वही नियम बनाएगा, वही कानून बनाएगा, जो उसे पसंद आएँगे वो कानून चलेंगे, जो उसे पसंद आएगा वो नहीं चलेंगे, है ना? जनता की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, किस पे टैक्स लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, कितना लगाना है, हर मतलब सोचो देश का पूरा-पूरा निर्णय ही वही करने लगे। तो आप भी सोच कर देखो कि आपको लगेगा कि आपको ऐसी व्यवस्था में रहना चाहिए, घुटन टाइप की नहीं होगी। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि मतलब हमें एक कैसी व्यवस्था चाहिए? हमें कोई तो ऐसी देखो व्यवस्था हमें चाहिए, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि समाज बिना व्यवस्था के चल नहीं सकता, है ना? तो व्यवस्था हमें चाहिए, पर कैसी मतलब कितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम सोच सकते हैं जो सबके लिए, सबके हित में हो ना? तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार की जवाबदेही होती है और जब जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है ना, तो लोग कम से कम उतना बुरा नहीं करते जितना बाकी जगह पर हो रहा है ना? तो यही से हम समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र क्या है कि देखो लोकतंत्र की परिभाषा हम लोगों ने एक तो रटी-रटाई होती है, सबको पता होता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, है ना? वही बात है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लोकतंत्र क्या होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। देखो, प्रतिनिधियों का चुनाव से मतलब जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र है तो अपने यहाँ हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। अपने यहाँ होता क्या है कि चुनाव होते हैं, चुनाव में देखो हम लोग सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांसद चुनते हैं, एमपीज़ चुनते हैं ना,
और वही एमपी जिस पार्टी के जिस दल के एमपी सबसे ज़्यादा होते हैं वो फिर अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसी तो सरकार बनती है। देखो इसमें एक बात, अगर आप कहोगे हम डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन चूंकि जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं, है ना, तो प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और वही प्रतिनिधि या तो पक्ष में होते हैं या तो विपक्ष में बैठते हैं ना। तो जब भी कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मतलब, क्योंकि प्रतिनिधियों पर यह दबाव होता है कि उन्हें अपनी जनता को संतुष्ट रखना है ना, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से जनता इन्वॉल्व हो जाती है शासन प्रशासन में ना। इसीलिए लोकतंत्र अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी निर्णय हो एटलीस्ट वो जनता से पूछा जाता है, जनता की राय मांगी जाती है, और जनता को अगर वो पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो जनता उसे चेंज भी कर सकती है। और ये सबसे बड़ी विशेषता है लोकतंत्र की, कि जनता कोई भी कमी हो, है ना, लोकतंत्र उस कमी को दूर करने की क्षमता रखता है, वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तो अब देख लेते हैं, देखो जनता क्या करेगी, जनता चुनाव करेगी, चुनाव चुने हुए जो लोग होंगे वही प्रतिनिधि जो होंगे वो सरकार बनाएंगे, है ना। जो लोकतंत्र होता है हमें पता है कि प्रत्यक्ष शासन नहीं होता, लोकतंत्र एक रिप्रेजेंटेटिव शासन है, यानी कि प्रतिनिधित्मक शासन है। हम डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री से नहीं जुड़े होते, या फिर अपने जो सबसे उच्च, जो जिनके पास उच्च शक्तियां हैं अंतिम निर्णय लेने की, हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़े होते, लेकिन वो हमारे बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते ना, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मैं ये तो जान लिया कि लोकतंत्र क्या है, अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र की आवश्यकताएं क्या है, मैंने कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। देखो लोकतंत्र में आपको पता है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, यानी कि जनता ये तय करती है कि कौन शासन, मतलब ऐसा नहीं है जैसे राजशाही में है तो आपको शासन चलाने के राजा होना चाहिए, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बट लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर, है ना। तो जनता उन्हें चुन सकती है, मतलब अपने अपने मत चुनती है, अपने अपने विचार चुनती है ना, उसको स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ये भी बड़ी विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देखो अपने यहाँ क्या है कि जो जितने भी लोकतंत्र होते हैं ना, उनमें सभी को एक मत देने का अधिकार होता है। अच्छा कुछ जगहों पर ये भी देखा जाता है कि मतलब जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का वोट हो या फिर हमारा वोट हो, सबका वोट सेम सेम ही है, मतलब सबके वोट की वैल्यू सेम है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पर जैसे औरतों के यहाँ तो वोट ही देने देते हैं ना, मतलब सबको सबको मताधिकार की नहीं मिल रहा है, या फिर वोट देने को मिल भी रहा है तो उनके वोट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी किसी और की है ना। अभी हम इसे भी आगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलता है, ये भी लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है। कानून का शासन है, देखो कानून का शासन का मतलब अगर किसी ने भी कोई गलती की है ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमीर है या कितना गरीब है, दोनों को सजा सेम ही मिलेगी, है ना। कोई सी एमपी ने अगर कोई गलत काम किया है और वही गलत काम किसी आम आदमी ने किया है, तो दोनों को जो सजाएं मिलनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए। ये भी लोकतंत्र की विशेषता है, और ये लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है। सरकार की जवाबदेही होती है, हमने अभी बात ही की कि सरकार हमारे जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर सरकार देखो, अगर सरकार जनता के प्रति जवाब दे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो सरकार फिर कोई भी ऐसा ऐसा कदम नहीं उठाने की कोशिश करेगी जिससे उस क्योंकि जिससे किसी को भी नुकसान हो, है ना। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ये भी सरकार का ही काम होता है। अच्छा हम लोगों ने ये जान लिया कि लोकतंत्र क्या होता है, ये भी जान लिया कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। अब सिंपल सी बात है, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि लोकतंत्र मतलब जित बहुत सारे देश हैं ना, बहुत सारे देश आजकल आजकल तो सभी दावा करते हैं कि वो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि वो लोकतांत्रिक हैं भी या नहीं। देखो लोकतंत्र को लोग समझते हैं कि मतलब चुनाव जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ लोकतंत्र है, पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल लो तो उनके यहाँ चुनाव होते हैं, है ना, और उनके यहाँ तो मतलब पक्ष विपक्ष दोनों ही है, अच्छी बात है, दोनों में चुनाव भी होते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल की निर्णय लेने की जो शक्ति है ना, वो सैन्य अधिकारियों के पास है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, परवेज मुशर्रफ के टाइम से ना, उन्होंने तख्ता पलट किया, तो उनके यहाँ जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है ना, वो उनके यहाँ सैन्य अधिकारियों के पास होती है। इसलिए चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है, दिखता है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र है नहीं, क्योंकि सेना कभी भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। सरकार चुनी गई है, जनता ने सरकार चुनी है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है ना, ना कि सेना कोई भी सेना, है ना। तो पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल है। चीन चीन के आपको पता ही है, उनके यहाँ एक ही पार्टी ही है, मतलब पक्ष विपक्ष का सवाल ही नहीं उठता, मतलब चुनाव तो होते पर फेयर ऑप्शन नहीं है।
जैसे आपको कोई कहे कि आपको 4 लोगों को चुनना है ना? 4 अलग-अलग लोग हैं, तब तो आप उन्हें चुन सकते हैं किसी एक को, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही ना दिया जाए, आपको ये छूट है कि आप किसी को भी चुन सकते हो, लेकिन चुनना एक ही आदमी को है, तो भी तो बात नहीं बनी ना। तो सेम चीज़ चीन भी ऐसा दिखाता है कि उसके यहाँ लोकतंत्र है, उसके यहाँ चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ एक ही पार्टी है और उसी पार्टी को हर बार चुनना होता है। तो लोकतंत्र है, दिखता तो है पर है नहीं ना। सऊदी अरब का अगर आप कॉन्सेप्ट लें तो उनके यहाँ तो लोग क्या मतलब चुनाव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो लोकतंत्र भी नहीं है ना। अगर नेपाल का एग्जांपल लो तो नेपाल में चुनाव भी होते हैं, फेयर होते हैं और लोकतांत्रिक गणराज्य भी है ना। जैसे अपना देश है, अपने यहाँ चुनाव भी होते हैं, अपने यहाँ ये स्वतंत्रता भी है कि आप या तो पक्ष को वोट दो या विपक्ष को वोट दो या फिर ना वोट दो, है ना। मतलब नोटा दबाओ, है ना। देखो, एक ये केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र की पहचान नहीं है। अगर चुनाव निष्पक्ष ही ना हो, जैसा मैंने अभी बताया, विपक्ष को दबाया जाए, मतलब विपक्ष को खड़े ही ना होना दिया जाए, नागरिकों से उनके अधिकार छीने जाएँ, कोई भी कुछ कहे तो उसको उठा के जेल में डाल दिया, है ना? अगर ये सब हो रहा है तो ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है, ठीक? अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र आवश्यक क्यों है? देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो इसमें जो जनता होती है ना, वो सिर्फ़ शासित नहीं होती, यानी कि सिर्फ़ रूल्ड नहीं होती। वो शासन प्रक्रिया में भी शामिल होती है, वो गवर्न भी करती है ना? अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, तो अच्छी बात है, वो अगले बार भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर अच्छी काम नहीं करे, तो उसे हटाया भी जा सकता है ना? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था किसी और शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती, है ना? अगर जैसे अपने यहाँ जैसे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, अगर जनता किसी काम से संतुष्ट है, तो अच्छी बात है, वो उस सरकार को दोबारा लाएगी, अगर संतुष्ट नहीं है, तो उसे हटा भी सकती है। और जो अगर पिछली सरकार ने जो भी कुछ गलत काम किए हों, है ना? जो काम नहीं होने चाहिए थे, नई जो सरकार आएगी, उस पर ये दबाव होता है जनता का कि वो उन कामों को रोके, उन्हें आगे ना बढ़ने दे, है ना? तो ये जो स्वतंत्रता है, ये केवल और केवल लोकतंत्र में मिलती है। इसीलिए देखो, जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। फिर सरकार जवाबदेह भी होती है, सरकार को अपने हर काम को बताना पड़ता है जनता को कि उसने ये काम किया है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, कैसे है, मतलब पूरी डिटेल उसको बतानी होती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन ये लोकतंत्र में ही संभव है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह भी देखने को मिलती है जहाँ पर चुनाव हो गए लेकिन सत्ता ही परिवर्तित नहीं हो रही है। मतलब किसी ने कहा कि अरे हम ही रहेंगे, कोई हो कि मतलब हम हटेंगे ही नहीं, है ना? फिर गलतियों को सुधारने का अवसर भी देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी सरकार ने कोई गलती की है ना? हम उसको सुधार सकते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। देखो, डेमोक्रेसी इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि लोकतंत्र सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। और ये भी तो कोई बड़ी विशेषता तो है ही है, खुद ही सोच कर देखो, तानाशाही में आपको ये देखने को नहीं मिलता। सैन्य शासन में भी आप इसे ऐसे नहीं देख सकते ना, राजशाही में भी ये संभव नहीं है, लोकतंत्र में जबकि ये संभव है। अच्छा, अब हम लोगों ने इतनी सारी इसकी बड़ाइयाँ कर दी हैं, तो अब हम ये भी समझते हैं कि लोकतंत्र की कमियाँ क्या हैं। हर चीज़ के अच्छे बुरे पहलू होते ही हैं, है ना? तो लोकतंत्र के भी हैं। लोकतंत्र की भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं। देखो, लोकतंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट गवर्नमेंट हो गई। लोकतंत्र मतलब कोई जादू की छड़ी घुमाए सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र अमेरिका में भी है, उनके यहाँ भी गरीबी है, हमारे यहाँ भी गरीबी है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम गरीबी हटाना बंद कर दें ना, पर हमें ये भी समझनी चाहिए कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मतलब घुमाए सब कुछ अच्छा हो गया ना। लोकतंत्र जितनी भी बाकी व्यवस्थाएँ हैं, है ना, उनमें सबसे अच्छी है, इसलिए ज़्यादातर देश इसे अपनाने की कोशिश करते हैं ना। तो लोकतंत्र परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं है, लोकतंत्र बेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अब लोकतंत्र की कमियों की बात कर लेते हैं, तो लोकतंत्र में की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी धीमी होती है। देखो, धीमी होने के भी कई कारण हैं। अगर किसी एक ही इंसान को निर्णय लेना हो, है ना, तो वो बड़े आराम से ले सकता है कि ये करना है कि या नहीं करना है। लेकिन अगर कई लोगों को उसी डिस्कशन में शामिल कर लो, तो सभी उसके हर हर एस्पेक्ट पे मतलब बात करने लगते हैं ना, हर सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है। सब बताएँगे कि ये सही है, इसमें ये भी कमियाँ हैं, इसमें ये सुधारा भी जा सकता है। तो ये जो पूरी बहसबाजी होती है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अगर नहीं हो और किसी एक इंसान ने सारे निर्णय ले लिए, तो क्या ही मतलब रह गया लोकतंत्र का, है ना? सही निर्णय हो ये भी आवश्यक, हर बार हो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जो लोकतंत्र है, इसमें गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी कम भी होती है, बाकी शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा। क्योंकि इसमें डिस्कशन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, है ना? तो हम हर तरीके में, हर पहलू पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यवस्था आई है, अगर इसके इतने सारे अच्छे पक्ष हैं, तो इतने सारे इसके बुरे पक्ष भी हैं, है ना? हम बुराइयों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं,
इस स्थिति में ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन हाँ, टाइम इसमें बहुत कंज़्यूम होता है, ये काफ़ी बुरी बात है। चुनाव में धनबल और बाहुबल का भी प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सबको ही पता है ना? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कभी-कभी नकारात्मक रूप भी ले लेती है। ये बात भी हम सब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जिसमें भी हम रह रहे हैं, हम ये बात तो मानते ही हैं ना कि ये सब इसकी कमियाँ तो हैं ही। देखो, हर हर चीज़ में कमियाँ होती हैं ना, किसमें नहीं होती? पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें कमियों को सुधार सकते हैं, है ना? ये जो खूबी है, ये बाकी किसी भी शासन व्यवस्था में नहीं मिलती। इसीलिए लोकतंत्र जो है वो ज़्यादातर देशों में एप्लीकेबल है, ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं ना। अब बात कर लेते हैं कि हमने टोटल आज क्या-क्या पढ़ा। देखो, आज पहला का बेसिक लेक्चर था, तो बिल्कुल बेसिक उन्होंने स्टार्ट किया है। इसीलिए बहुत कम-कम उन्होंने रखा भी है। तो आज सबसे पहले हम लोग ये जो हमने देखा कि सरकार क्या है ना? सरकार यानी कि गवर्नमेंट क्या है? शासन व्यवस्था क्या चीज़ होती है? लोकतंत्र क्या होता है ना? विशेषताएँ क्या होती हैं? क्या लाभ हैं? क्या हानियाँ हैं? हमने ये सब जाना। अब देखो, सिंपल सी बात हम लोग पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अगर कोई कोई भी देश है, अगर उसमें केवल चुनाव हो रहे हैं, तो क्या वो लोकतांत्रिक बन जाता है? आपका जवाब नहीं, है ना? कोई केवल चुनाव होने से कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, है ना? लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ये बात सही है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से एक परफेक्ट शासन व्यवस्था है, नहीं। भाई, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, है ना? हर चीज़ के ये जितनी भी शासन व्यवस्थाएँ हैं, जैसे राजशाही है, तानाशाही है, सैन्य शासन है और लोकतंत्र, इन सब में से जो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है ना, वो लोकतंत्र है। ठीक, अब हम इसके बाद पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो पीवाईक्यूज़ में पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होती है जिन्हें जनता ने चुना है। हाँ, ये बात सही है। केवल नियमित चुनाव होना ही किसी देश को वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक बनाने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं। केवल चुनाव होने से कोई भी लोकतांत्रिक नहीं हो जाता ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी देश में केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने बताया था अभी पाकिस्तान वाला एग्ज़ाम्पल, परवेज़ मुशर्रफ वाला, है ना? इसमें जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, वो सैन्य अधिकारियों के पास है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जनता प्रतिनिधियों को ही तो चुनकर भेजती है ना, और प्रतिनिधियों के पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, और ये शक्ति केवल लोकतंत्र ही देता है ना। जैसे चीन और मेक्सिको जैसे, यहाँ चुनाव होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक ही पार्टी है ना? आप किसी और को चुन ही नहीं सकते, तो चुनाव निष्पक्ष और वास्तविक विकल्प होने चाहिए लोकतंत्र में, ये भी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देश में रहने वाले मुक्त और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का वास्तविक अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़? देखो, सत्तारूढ़ दल को कभी भी चुनाव में पराजित नहीं किया सकता। नहीं, ये बात गलत है। चुनाव में भाग लेने वाले सभी दलों को समान रूप से वित्तीय सरकारी सहायता प्राप्त हो, ये बात भी गलत है, क्योंकि सबको एक टाइप से नहीं मिल सकता ना। वर्तमान में सत्तासीन लोगों के पास हारने का एक वास्तविक अवसर होना चाहिए, और मतदाताओं के पास एक वास्तविक विकल्प भी होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। देखो, अगर सत्ताधारी दल को हारने का डर ही नहीं है, मतलब कि अगर चुनाव हो रहे हैं और सबको ये पता है कि यही पार्टी जीतेगी, तो चुनाव होने का मतलब ही नहीं बनता ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं, चुनाव केवल एक ही राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत कराए जाने चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, वही बात इसमें लिखी भी है कि निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि चुनाव के परिणाम पहले से तय ना हो, ये ना पता हो कि यही पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, है ना? जो सत्तारूढ़ दल है उसके अंदर भी डर होना चाहिए कि उन्होंने अगर अच्छा काम नहीं किया है, तो उन्हें भी हटाया जा सकता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत का राजनीतिक निहितार्थ क्या है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी हमें बताना रह गया था। फिजी नाम का एक देश है ना, वहाँ क्या था कि जो जो चुनाव होते थे, उसमें जो भारतीय मूल के जो नागरिक थे, उनके जो चुनाव का मतलब मूल्य था ना, जो उनका वोट का जो मूल्य था, वो फिजी के नागरिकों से कम था, वन थर्ड था शायद, है ना? तो ये वहाँ से ये आया है सिद्धांत कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि केवल शिक्षित और करदाताओं के वोट का मूल्य अधिक होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक समानता प्रदान करता है। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हो जाएँ। नहीं, ये संभव ही नहीं है। कोई भी देश हो, हम पूरी तरीके से अमीर नहीं हो सकते, पूरी तरीके से गरीब नहीं हो सकते, है ना? कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे।
इसका तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति एक जीवन काल में बस एक ही बार मतदान कर सकते हैं, नहीं, नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं, सबके वोट की वैल्यू सेम हो। यानी कि अगर प्रधानमंत्री वोट डाल रहे हैं, अगर उनके वोट की वैल्यू 1 है, तो बिल्कुल गरीब से गरीब इंसान के वोट की वैल्यू भी 1 ही होगी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सिद्धांत लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ राजनीतिक समानता को रेखांकित करता है। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सबके वोट का वज़न यानी कि मूल्य जो है वो बराबर होता है। 2015 तक जैसे सऊदी अरब की जो महिलाएँ हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना? एस्टोनिया में जो रूसी अल्पसंख्यक हैं, उनके जो नागरिक थे, है ना? उनको वोटिंग राइट बहुत मुश्किल से मिलता था। फ़िजी वाला भी हमने एग्ज़ाम्पल दिया है कि फ़िजी में जो भारतीय मूल निवासी थे, उनके वोट का जो मूल्य था, फ़िजी निवासियों के मूल्य से ज़्यादा था, है ना? और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के वैश्विक मताधिकार और समानता की गारंटी की घोषणा इसमें की गई है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज़िम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के शासनकाल 1980 से 2017 का उदाहरण लोकतंत्र के किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है? द एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट मुगाबे's रूल इन Zimbabwe 1980 to 2017 is used to explain which important principle of democracy। अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना रॉबर्ट मुनवे वाला, इनका क्या था, जैसे अपने देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल, इन लोगों का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा ना। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी हमारे के प्रधानमंत्री भी बने, तो सेम कॉन्सेप्ट इनके यहाँ का है कि जो रॉबर्ट मुनवे थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को बुरे लोगों से आज़ाद कराने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब काम किया था, है ना? लेकिन बाद में हुआ ये कि ये मतलब अच्छा काम किया, लोग इन्हें पसंद करते थे ना, इन्हें नेता भी बना दिया। पर बाद में दिक्कत कब आई कि ये 1980 में से लेकर 2017 तक यही बने रहे, मतलब सत्ता पर यही रहे, सरकार ये इन्हीं की रही है ना। उसमें हुआ कि शुरुआत में तो जब लोकतांत्रिक थे, लोकप्रिय थे ना सब कुछ, तो जनता ने चुनकर इन्हें सरकार में भेजा था, है ना। बाद में फिर इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए बहुत से गलत हथकंडे भी अपनाए। तो ये एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है कि लोकतांत्रिक जो नेता होते हैं, लोकप्रिय जो नेता है ना, वो हर बार लोकतांत्रिक हो ये ज़रूरी नहीं। कई बार उन्होंने जिस चीज़ से आज़ाद कराने के लिए सोचो, उन्होंने गोरे लोगों से आज़ाद कराने के लिए पूरी लड़ रही थी ना, और बाद में खुद ही तानाशाही बन गए। तो वहाँ उसके लिए ये एग्ज़ाम्पल यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि लोकप्रिय नेता हमेशा लोकतांत्रिक होते हैं। नहीं, सॉरी, सॉरी, ए नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार केवल चुनावों के आधार पर मनमानी नहीं कर सकती। उसे कानून के शासन, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना भी पड़ता है ना? ये सबसे ज़रूरी बात भी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर संवैधानिक सीमाएँ ना हो ना, और नागरिकों के अधिकार ना हो, संवैधानिक सीमाएँ क्या करती हैं कि ये तय करती है कि सरकारें इन्हीं इन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर उसे काम कर रहे हैं ना, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती सरकार, है ना? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। चुनाव जीतना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सरकार बनने के बाद भी उसे संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करना चाहिए, और यही काम इन्होंने नहीं किया था ना, तो इसी के एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिगार्डिंग द आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लोकतंत्र हमेशा त्वरित और बिना देरी, अरे ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। लोकतंत्र में लेट लपेट होता ही रहता है। नेतृत्व में बार बार होने वाले बदलाव के कारण लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि लोग हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, कहीं 6 साल में हो रहे हैं ना, तो होता है कि जितने जितने बार आप नई गवर्नमेंट चुनोगे, जितने बार उतने बार हर बार सोचो नए नए मुद्दे होते। 5 साल में या 6 साल में कोई भी सरकार बहुत अच्छा काम करके नहीं दिखा सकती ना। लेकिन हाँ, ये है कि लोकतंत्र में हर बार चाहे किसी भी दल की सरकार हो, है ना, वो अच्छा ही काम करने की कोशिश करती है। लेकिन जिसको ज़्यादा बड़ा टेन्योर मिल जाता है, उसका काम ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है ना? जितनी ज़्यादा अस्थिरता कम होगी, उतना परिणाम ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं करेक्ट हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार की संभावना हर व्यवस्था में होती है, और ये केवल नैतिकता के आधार पर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लोकतंत्र की कमियाँ, देखो, लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, यानी अस्थिरता का माहौल हमेशा बना रहता है, क्योंकि चुनाव होते हैं, चुनाव में पैसा भी बहुत खर्च होता है। ये सब किसी कमियाँ भी हैं, लेकिन ज़रूरी भी तो है ना। अगर सोचो एक ही इंसान वही तानाशाही वाला हम लोग बिठा दें, तो क्या ही मतलब है, हम अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो ज़रूरी भी है, लेकिन हाँ, इसका ये नुकसान भी है। बहुत सारे लोगों से सलाह-मशवरा करना पड़ता है, जिसके कारण निर्णयों में देरी होती है।
यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, इसलिए कई बार अनैतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये हम सभी को पता है ना। लेकिन ये भी बात समझनी चाहिए कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों-रात सारे सामाजिक आर्थिक समस्याओं को खत्म कर देना। ये केवल नागरिकों को सही निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है ना। सपोज़ दैट आपको पिछली बार लिए आपने सरकार चुनी, उसने बहुत सारे वादे किए, नहीं काम किया उसने ना, तो आप एट लीस्ट उसे हटा सकते हो। ये बहुत बड़ी पावर है। आप सोच कर देखो तो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1958 से 1961 के दौरान चीन और भारत में पड़े अकाल के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में भुखमरी की स्थिति चीन जैसी भयावह न होने का प्रमुख कारण क्या था? तो चीन में जो अकाल पड़ा था 1958 से 1961 के दौरान में, हमारे यहाँ भी पड़ा था, लेकिन उनके यहाँ जो हानि हुई वो ज़्यादा हुई चीन में। तो वही क्वेश्चन है कि चीन में इतनी ज़्यादा हानि क्यों हुई, हमारे यहाँ इतनी कम क्यों हुई? तो देखो चीन का आपको सिस्टम पता है कि एक ही पार्टी है ना, जो पार्टी जो कहती है वही मतलब वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ करती है ना। तो जब अगर जनता के प्रति सरकार जवाबदेह ना होगी, है ना, कोई सरकार पर सवाल उठाने वाला नहीं होगा, तो ये स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, है ना? उन्होंने कहा भी है कि जितनी भी लोकतांत्रिक सरकार है ना, वहाँ भी ऐसा नहीं कि वहाँ मुसीबतें नहीं आती, वहाँ दिक्कतें नहीं होती, वहाँ भी होती हैं। पर उनकी इंटेंसिटी कम होती है उन जगहों से जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है ना, वो चीज़ों की व्यवस्था पहले से कर रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वहाँ मौजूद बहुदलीय चुनाव प्रणाली एवं स्वतंत्र प्रेस ने सरकार को जवाबदेह बनाया। बिल्कुल सही बात। देखो आज भी जैसे हमारे यहाँ सरकार भी कोई भी काम करती है ना, तो विपक्ष उसका विरोध तो करता है ना? जो मीडिया है उस पर सवाल तो उठाती है। ये अगर ये व्यवस्था ही ना हो तो सोचो सरकार कितनी अस्वतंत्र हो जाएगी, है ना? तो इसी वजह से इनके यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा। इसका कारण ये है कि ये जैसे चीन है, वहाँ भी बहुदलीय चुनाव होते हैं, वहाँ भी प्रेस स्वतंत्र होती है ना, तो सरकार की आलोचना करती। विपक्षी दल होते हैं तो वो सरकार पर सवाल उठाते हैं ना, और इन सब की वजह से सरकार समय रहते सचेत हो जाती है। उसको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, इतनी बड़ी स्थिति तैयार हो सकती है ना, तो उसके लिए ज़्यादा काम करती। यह उदाहरण दर्शाता है कि लोकतंत्र ज़रूरी क्यों है। लोकतांत्रिक सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में जनता के ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह और संवेदनशील होती हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को कैसे सुधारता है? देखो अभी हम लोग ने इस पर बात की थी कि लोकतंत्र में जितने भी निर्णय होते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है ना, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, तो उन लोगों की जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो मतलब गलतियाँ कम से कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस पर डिस्कशन किया है, काफ़ी लंबा डिस्कशन चलता है, तो हम उसके हर पर्सपेक्टिव हर एस्पेक्ट पर नज़र डाल सकते हैं कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या अच्छा नहीं है ना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि लोकतांत्रिक निर्णयों में व्यापक चर्चा, परामर्श और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल होती है, इससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है ना? लोकतांत्रिक निर्णय ले हमेशा व्यापक विचार-विमर्श और बैठकों के बाद ही लिए जाते हैं। जब किसी एक मुद्दे पर बहुत सारे लोग मिलकर सोचते हैं, तो उनके सभी संभावित पहलुओं और कमियों पर चर्चा हो जाती है, जिससे समय रहते हम ये समझ जाते हैं कि फैसले में क्या-क्या सुधार करने चाहिए ना, क्या-क्या चीज़ें अभी हम हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के व्यापक अर्थ यानी कि बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? इसका आंसर आपको ही देना है। हम ऑप्शन पढ़ देते हैं कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभाओं तक ही सीमित एक सरकारी ढांचा है। आपको बताना है ना, हमारे परिवार में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो हम सब मिलकर बैठते हैं और आपसी सहमति से फैसला करते हैं। मेरी राय भी उतना ही महत्व रखती है जितनी मेरे पिताजी की। तीसरा ऑप्शन है कि एक अच्छे संगठन में केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही बोलने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आपके पास चूँकि जनता अज्ञानी होती है, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शासक वर्ग पर ही छोड़ देनी चाहिए। तो आपको ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अ, अभी कौन-कौन सी और चीज़ें हैं जिन पर और अच्छी तरीके से हम बात कर सकते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।